हेलो दोस्तों। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा G7 के बारे में। तो उसमें मैंने बताया था कि आगे हम G20 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे क्या, समझेंगे उसके बारे में। तो हमारा ये वीडियो है G20 के बारे में, और इसको देखते हैं कि क्या इसमें होता है, क्या क्या कार्य करता है, कब बना, क्यों बना, क्या चेंजेज आया। ठीक है, तो सबसे पहले G20 ये 1999 में बना। ठीक है, और 20 करने का मतलब इसमें देखिए 20 देश, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20, इसका करने का मतलब पूरा है G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20, और इसमें 20 देश हैं। अब देखिए 20 देश है, लेकिन इसमें कुछ खास बात ये है कि इसमें केवल 19 देश हैं और एक संघ है। ठीक है, हो गया G20। लेकिन 2023 में जब इंडिया को इसका सम्मेलन करने का मौका मिला, अध्यक्षता करने का मिला, तो इसमें अफ्रीकी यूनियन भी आ गया। ठीक है, तो ये टोटल 21 हो गए हैं इस टाइम। ठीक है, तो शुरुआत से समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक बना कैसे, तो ये एशियाई वित्तीय संकट, ठीक है, एशियाई वित्तीय संकट के कारण यह इसे बनाया गया। G7 जब बना था तो इन लोगों को केवल 7 कंट्रियां थी और वो लोग मिलकर फैसला लेते थे। ठीक है, और वो लोग विकासशील देश उसमें शामिल नहीं थे, केवल विकसित देश शामिल थे। ठीक है, और भी विकसित देश कौन कौन से जो प्रमुख एकदम थे, समझ रहे हैं, और कौन कौन से आप समझ रहे हैं उसमें कौन से थे। कनाडा था, फ्रांस था, कहा गया, यूके, यूएस था। ठीक है, ये सब उसमें थे और बाकी लोग नहीं थे। और इसमें देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें जो विकासशील है और जो विकसित है, ठीक है, मतलब कि जब G7 में उन लोगों को जब पता चला कि नहीं बन हमसे संभल पाएगा, तो ये और G20 उनको बनाना पड़ा। अब देखिए कि एशियाई वित्तीय संकट, अब ये इसमें क्या होता था कि ये बनाया गया था, इसमें केवल भाग कौन लेता था, केंद्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेते थे और देशों के वित्त मंत्री, मतलब कि ये जितने सारे देश हैं 20, ठीक है, इसमें कि केवल केवल भाग लेता था केंद्रीय बैंक के गवर्नर। इन सबके अपना, जैसे कि इंडिया का RBI है, ठीक है, सेंट्रल बैंक, ऐसे इन देशों का सेंट्रल बैंक होगा, उसके गवर्नर और वहां उस देश के वित्त मंत्री भाग लेते थे। लेकिन 2008 में फिर एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जिसके कारण अब इसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री के अलावा जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जैसे PM, राष्ट्रपति, ये लोग भी सम्मिलित होने लगे, भाग लेने लगे। ठीक है, अब देखिए, और उसके बाद इन लोगों को साल भर में जब मन करता था जब ये मीटिंग अपना करने लगते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया। 2008 के बाद से ये एकदम पूरा चेंज हो गया। इसमें साल में एक बार मुख्य शिखर सम्मेलन होगा। इसका क्या मतलब है शिखर सम्मेलन का, कि राष्ट्रपति, PM हर देश के इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और इसका देखिए कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है, समझ रहे हैं आप, कोई सचिवालय, कार्यालय, कुछ नहीं है, कोई इसमें एम्प्लॉय कुछ नहीं, सब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम समझेंगे इसके बारे में कि यह क्यों लिया गया, क्या रीजन आया था, कैसे ये काम करता है, इस के बारे में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें कितने सारे देश हैं। ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको। ये है यूरोपीय यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम है, USA अमेरिका वाला, ये अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, ये कब बना, 2023 में आया। ठीक है, अभी टोटल कितने हो गए हैं, पूरा मिलाकर 21 हो गए हैं। ये 20 अभी 1 हो गए हैं 2023 में। देखिए जब 2023 में भारत जब अध्यक्षता कर रहा था इसका, ठीक है, तो यह उसका मेन नारा क्या था इसका, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम इसका मुख्य नारा था। ठीक है, इसका करने का मतलब है वन अर्थ, वन नेशन, वन फैमिली। ठीक है, इनका मेन थीम इंडिया का यही था 2023 में। अब उसी में इसका सबसे मेन क्या था, ऐड होने वाला AU था, मतलब अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गया। पहले केवल दक्षिण अफ्रीका था, लेकिन ये पूरा का पूरा इसमें अफ्रीका का पूरा ये यूनियन पूरा शामिल हो गया है, समझ गए। अफ्रीका में बहुत सारे देश है, ऐसे ही वहां लैटिन अमेरिका का भी इसमें है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, ये लोग भी शामिल हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए उसके बारे में कि इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ा G7 वालों को। ठीक है, G7 वाले ही इसे बनाए हैं। ठीक है, आगे देखिए वित्तीय संकट, देखिए यहाँ मैंने लिखा है ना एशियाई वित्तीय संकट। अब देखिए इसको हम यहाँ करते हैं, ये यहाँ पर आया है।
अब एशियाई वित्तीय संकट देखिए 1997। दरअसल क्या हुआ था कि 1990 के दशक में, ठीक है, 1990 के दशक में क्या हुआ था कि दक्षिण पूर्व एशिया बहुत विकसित हो रहे थे, ठीक है, जिससे कौन कौन इसमें है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और भी देश हैं जो विकसित हो रहे थे। अब इन लोगों ने 1990 के दशक में किया क्या कि रियल इस्टेट, ठीक है, बिल्डिंग बनाना, मतलब जमीन खरीद के बिल्डिंग बनाना और लोगों को ये सब देना, ये लोग बहुत विकसित हो रहे थे, विकासशील था, एकदम विकसित हो रहे थे। लोगों ने क्या किया कि इन्होंने विदेशी निवेशकों से भी इन लोगों ने कर्जा ले लिया था, ठीक है, डॉलर में कर्जा लिया। अब वो कर्जा लिया तो ये लोग ऐसा हुआ कि ये लोग कर्जा दे नहीं पाए, ठीक है। अब उसी में क्या हुआ कि 1997 में ये थाईलैंड क्या हुआ, 1997 में ये कर्जा दे पाया थाईलैंड। इसके सरकार को अपनी वैल्यू गिरानी पड़ी, मनी की, मुद्रा की वैल्यू गिरानी पड़ी। अब जो मुद्रा गिर गया तो उसके अपने मुद्रा में जब पैसा देगा ये तो और ज्यादा ही देगा, समझ रहे हैं आप। अब जैसे ही ये 1997 यह उसके वैल्यू गिरा, ऐसे देखकर जो विदेशी निवेशक थे वो सब अपने पैसे बाकी देशों से वापस लेने लगे। अब उसमें क्या हुआ, जब लेने लगे पैसा वापस तो इन सबका क्या हुआ, मुद्रा का भी वैल्यू गिर गया। और ठीक है, अब इसी में क्या हुआ, बहुत ज्यादा संकट आ गया क्योंकि ये पूरा विदेशी इसमें निवेश किए थे हजारों डॉलर, समझ रहे हैं आप लोग। अब उसी में क्या हुआ, ये देखते हुए कि इन लोग का इफेक्ट जो इन दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं जो कि G7 में शामिल नहीं थे, ठीक है, अब इन लोग का क्या हुआ, इन लोग जो विदेशी निवेश किए थे, विकसित देश के जो निवेशक है, इसमें निवेश कैसे सब देशों में, क्योंकि विकासशील थे। अब इनका इफेक्ट क्या होगा, G7 वाले में पड़ने लगा देशों पर। जब वो पड़ा तो लोग बोले कि अरे केवल G7 से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें और भी देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं कि बाकी देशों जो कोई इफेक्ट पड़ेगा उसका असर G7 वालों देशों पर भी पड़ेगा जो विकसित देश हैं। क्योंकि ये देखिए ये 19 देश हैं, दो क्षेत्रीय संकट इसमें, मतलब कि दो क्षेत्रीय संघ भी इसमें शामिल है, ठीक है, क्षेत्रीय संघ भी इसमें शामिल है, जिससे मैंने बताया क्या है, यूरोपियन है और EU नया गया है। अब देखिए ये क्या हुआ, 85 GDP पूरे विश्व का 85 GDP इसके हाथ में है, G20 के पास 75% वैश्विक व्यापार है G20 के पास, और ये पूरे विश्व का 2/3 आबादी यह कैप्चर करता है अपने लिए गए डिसीजन में पूरे, समझ रहे हैं आप। तो ये देखते हुए तो ये लोगों ने G7 वालों ने G20 को भी लिया सहारा, मतलब बनाया, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या हुआ, तो ये लोग शुरुआत में क्या पूरे के पूरे ये लोग देखें कि ये नहीं, उसमें ये नहीं हुआ कि G20 की तरह के बाद में रूस आया, फिर कनाडा आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाकी विकासशील और विकसित देशों सबको मिला लिया, ठीक है, जो इसमें है। बस बाद में शामिल कौन हुआ, 2023 में AU अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ, ठीक है। अब उसके आगे देखिए जब ये हुआ तो शामिल हो गए। अब हम बात करते हैं 2008 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर कैसे पहुंचा, क्योंकि 2008 के पहले तो ये केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री रहते थे। अब देखिए 2008 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, GEC का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखिए जब ये हुआ 2008 में, इन लोग ये 2008 में ये निर्णय ले लिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला, ठीक है। अब उसके पहले जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, से पहले हुआ तो क्या हुआ, 2000 के बाद से क्या हुआ कि अमेरिका में हाउस मार्केटिंग वाला आ गया। हाउस मार्केटिंग के मतलब क्या है, बैंक का एक बहुत अजीब टाइप का लोग का गेम चल रहा था बैंकों में, ठीक है, कि हम लोग कम ब्याज पे लोगों को घर खरीदने के लिए लोन देंगे, ठीक है। और इसमें इसलिए वो लोग बैंक लोन दे पाए क्योंकि उसका जो केंद्रीय बैंक है अमेरिका का, वह इन बैंकों से केवल 1%, लगभग 1% केवल ब्याज लेता था। आप समझ सकते हैं, जो बैंक के बारे में पढ़ा होगा कि RBI जो अपना रेट कम बेसी करती है ब्याज का, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है महंगाई पर, ठीक है, क्योंकि बैंक लोन देना शुरू कर देते हैं। अगर बैंक वो अपना परसेंटेज घटाया तो लोन देना शुरू कर देंगे बैंक वाले, वो बढ़ा दिया तो बैंक वाले लोन देना कम कर देंगे। तो ऐसा हुआ कि हाउस मार्केटिंग लोग देना शुरू कर दिए। अब देखिए उसी में दो प्रकार का और चीज आता है, एक होता है प्राइम बोरोवर्स और एक होता है सब प्राइम लोन्स, ठीक है। अब प्राइम बोरोवर्स क्या होते हैं, ये इसमें वो सब सारे नागरिक आते हैं जो कि रिच होते हैं। रिच का मतलब ये क्या होगा कि उनके पास फैमिली होते हैं और उनके पास एक परमानेंट जॉब होता है, ठीक है, जिससे ये लोन लेते हैं तो वो अच्छा आसानी से चुकता कर दे बैंक को, ठीक है। अब मतलब कि
इनका क्रेडिट स्कोर ज्यादा रहता है बैंक में कि ये भैया रिच है, हमारा लोन हमसे लोन लेगा तो दे भी देगा। ठीक है, ये तो मेन हो गई, अच्छी बात है। अब इसी को लोन दे रहे हैं, बैंक इसमें घाटे में नहीं जाएगा, फायदे में रहेगा। अब ये सब प्राइम लोन्स वाले कौन होते हैं कि ये लोग वो लोग होते हैं जो कि कोई गारंटी नहीं है कि दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, बस इसको घर, वो नागरिक होते हैं कि घर इसके लेने की इच्छा है, सस्ते में चलिए ले लेते हैं। अब नहीं देगा कि नहीं, ये सोचे ही नहीं बैंक वाले। अब इसी में क्या हुआ, ये देते गए पैसे, ठीक है पैसा। अब ढेर सारे का जब पैसा देने लगे, ब्याज कम था, अब इतना तेज क्रेज हो गया घर खरीदने का कि अमेरिका में ये घरों का दाम बहुत तेजी से बढ़ गया, बहुत महंगा हो गया। अब क्या हुआ, उसका केंद्रीय बैंक अब महंगाई कम करने के लिए अब परसेंटेज बढ़ा दिया। जब परसेंटेज बढ़ा दिया तो ये लोग लोन देना बंद कर दिए, बैंक वाले लोन देना बंद कर दिए, तो घर का कम हो गया। वो लोग ईएमआई दे नहीं पा रहे थे नागरिक जो लिए थे। अब इससे क्या हुआ कि वो लोग बैंक अपना घर कब्जा में लेने लगा, जो लोग लिए थे कब्जा में लेने लगा, तो क्राइसिस आ गया, पूरा खत्म हो गया। अब देखिए उसमें हुआ क्या, ये विश्व पर कैसे पहुंचा, इसकी बात करते हैं। तो ये जब इन लोग लोन दे रहे थे तो इन लोग को और पैसे की जरूरत पड़ गई। अब ये क्या किए, ये एक होता है एमबीएस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये अपना जो एजेंसियां होती हैं, ठीक है, मोडगार्ड ऐसे बोलते हैं, बैकवर्ड और सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। मैगेट बैकअप्स सिक्योरिटी से बोला जाता है, ठीक है, ऐसा उसका नाम है। अब ये एक प्रकार का सिक्योरिटी आप समझिए, ठीक है। इस क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, तो ये सिक्योरिटी प्रकार का बनाए, ठीक है, ग्लोबल टाइप का, मतलब वैश्विक स्तर पर बनाए। अब ऐसे जो विश्व की एजेंसियां होती हैं जो रेटिंग देती हैं, रेटिंग का मतलब कि ये अच्छा है, ये बेकार है, इस टाइप की रेटिंग। तो जो ग्लोबल रेटिंग देने वाली एजेंसियां होती हैं, ये उनसे साठ गांठ कर अपने लोन देने वाले जो होते हैं इसको और AAA की रेटिंग दिलवा लेते हैं, ठीक है। जब वो जो विश्व की रेटिंग देने वाली एजेंसियां होती हैं, जब उनको AAA की रेटिंग दे दिए, तो मतलब विश्व में जितने भी निवेशक थे वो ट्रस्ट करने लगे इस पर। अब जब ट्रस्ट करने लगे तो ढेर सारे पैसा दिए, ठीक है, मतलब अमेरिका के बैंकों में लोग इन्वेस्ट कर दिए। अब उन लोग पैसा लगा दिए। अब जब इन बैंकों में, अमेरिका के बैंकों में पैसा आएगा तो और लोन देने लगा, ठीक है। अब जब वो बढ़ा दिया था, जब आरबीआई, मतलब आरबीआई नहीं, वहां का सेंट्रल बैंक अमेरिका का, वो बढ़ा दिया, तो इन लोग का पैसा तो खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी निवेशक जब पैसा देगा तो वो प्रॉफिट में देगा, ठीक है, और पैसा तो डूब गया, समझ रहे हैं। वो जब पैसा डूबा उन लोगों का, तो पूरा विश्व में इसका असर दिखा। जब असर दिखने लगा, जब ऐसा अमेरिका में ऐसा हो गया, वो काफी अलग बात है कि तो क्या हुआ, तो फिर अमेरिका के जो वित्त मंत्री थे वो इसको राष्ट्र अध्यक्ष कर दिए। अब वहां अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर मुख्य शिखर सम्मेलन होने लगा, और फिर साल में एक बार राष्ट्रपति और किसी देश के पीएम मिलने लगे। और बाकी जो अपना इसका पहले से कार्य चलता था, जैसे कि वित्त मंत्री और गवर्नर बात करते थे, मीटिंग करते थे, वो चलता रहता है अभी भी, ठीक है। और लेकिन ये एक साल में एक बार होता है। अब समझ में आया इसके बाद। अब यहाँ देखिए कार्य कैसे करता है, ये दो तरीके से कार्य करता है। एक पहला है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक, ठीक है। और फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है कि वित्त मंत्री और गवर्नर, कैसे गवर्नर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और टैक्स, वित्तीय नियम, राजकोषीय नीति ईटीसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये सब के बारे में बात करते हैं। और दूसरा हमारा शेरपा ट्रैक है। शेरपा ट्रैक में नेता केवल शामिल होते हैं, ठीक है, उस हर एक देश के नेता शामिल होते हैं, और ये राजनीति, भ्रष्टाचार, विकास, पर्यावरण आदि में बात करते हैं। और लास्ट में एक घोषणा पत्र जारी करते हैं, समझ गए। तो मतलब कि सबको पता चलेगा क्या बात होगा उसके बारे में। अब एक होता है ट्रोइका। ट्रोइका देखिए क्या होता है कि ट्रोइका मतलब क्या है कि G20 को आगे तक बढ़ाने के लिए आगे भी G20 चलता रहे। और ट्रोइका में क्या होता है, ट्रोइका मतलब तीन। अब तीन कौन है, पिछला देश, मतलब कि 2023 में देखिए क्या था, भारत था। तो 2023 में हम क्या बोलेंगे, 2023 में हम बोलेंगे कि भारत क्या है, वर्तमान अध्यक्ष किसका, G20 का। और इसके पिछला कौन था, वो उसका अध्यक्ष हो गया 2022 में जो रहा होगा। और 2024 में कौन होगा, वो ये तीनों देश मिलकर आगे आने वाले एजेंडों पर बात करेंगे, क्या मेन मुद्दा है उस सबका ये निर्धारण करते हैं। समझ में आया यहाँ तक। क्योंकि ये G20 हमेशा बना रहे, क्योंकि हमेशा नई नई कठिनाइयां विश्व स्तरीय लेवल पर आते रहते हैं। समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि G7 और G20 में बात डिफरेंट क्या होता है, क्या बात होता है, ये तो समझ गए आप लोग, ये लोग कैसे किस मुद्दे पे बात करते हैं। अब अगला हमारा है कि डिफरेंट कैसे। G7 में क्या था कि जो भी 7 देश मिलकर फैसला लेंगे वह सबको मानना पड़ेगा,
समझ गए, किस लिए वह अनौपचारिक था। लेकिन G20 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मतलब कि जो भी फैसला G20 में लिया जाएगा, जिस मुद्दे पर बात होगा, आप चाहे तो उसको माने चाहे तो ना माने, ठीक है। यह कोई बाध्यकारी इसमें नहीं है, यह औपचारिक है। समझ में आ गया। धन्यवाद। आगे हम फिर ब्रिक्स के बारे में अगली बात करेंगे अगली वीडियो में। और कोई भी इसके डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। धन्यवाद।